राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई हरियाणा बजट सत्र की शुरुआत। विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण को बताया दिशाहीन। सोमवार तक के लिए सदन को किया गया स्थगित। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर वार पलटवार। विज ने कहा नेता विपक्ष को लेकर कांग्रेस में चल रही लड़ाई। कांग्रेस नेताओं ने कहा पार्टी विधायक पूरी मजबूती से निभा रहे विपक्ष की भूमिका। फरीदाबाद में 8 साल की बच्ची ने दिखाई बहादुरी। हथियारबंद बदमाशों को खदेड़ा। बच्ची की सूझबूझ से टली लूट की वारदात। इलाहाबाद में सीआईए पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 20 किलो 870 ग्राम गांजे सहित 2 तस्करों को दबोचा। बिहार से गांजा लाकर सिरसा और आसपास के क्षेत्र में बेचने की फिराक में थे तस्कर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज जो है आज 7 मार्च से हो चुका है। आपको बता दें कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। अभिभाषण से राज्यपाल ने राज्य सरकार की योजनाओं उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी और राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का उत्थान करना है और इसके लिए पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा निकायों में पिछड़ा वर्ग बी को आरक्षण देने की भी घोषणा की गई है। हालांकि सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ समय बाद ही सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब 10 मार्च सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के प्रथम दिन ही कार्यवाही शुरू होने से पहले भारत के सर्वोच्च कानून संविधान डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को नमन किया गया। सीएम ने बाबा साहेब को नमन किया, जिसकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। ये सदन की कार्यवाही से पूर्व सीएम ने संविधान और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष नमन किया। आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का जो है पहला दिन था और ऐसे में जो है उन्होंने संविधान एवं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष नमन किया। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के नवनियुक्त राजपत्रित अधिकारियों से निष्पक्षता और निडरता से अपने कर्तव्यों का पालन करने की शपथ लेने का आह्वान किया। उन्होंने उनसे कानून और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने, संवेदनशीलता के साथ लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और परिस्थितियों की परवाह किए बिना सच्चाई, ईमानदारी और समर्पण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अड़िग रहने का भी आग्रह किया। हमारे केंद्रीय पुलिस बल का देश की सुरक्षा व्यवस्था में अत्यधिक महत्व है। यह बल न केवल सीमा सुरक्षा व आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि यह देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए भी ये प्रतिबद्ध है। आपके द्वारा किए गए कर्तव्यों के माध्यम से समाज में सुरक्षा का एक ऐसा वातावरण बनता है जो सभी के लिए शांति और समृद्धि का संदेश देता है। साथियों, आपने अपने लिए तो प्रत्येक व्यक्ति जीवन जीता है, लेकिन समाज तथा देश के लिए
अपना एवं अपने परिवार की सुख सुविधाओं का त्याग करने वाला व्यक्ति ही एक श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। उधर लोकसभा चुनाव के बाद जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी कि दिशा कमेटी की पहली बैठक लेने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जिला सचिवालय पहुंचे। यहां रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा को भी पहुंचना था, लेकिन वह नहीं आए। बता दें कि बैठक में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने करीब 3 घंटे तक जिला में चल रहे तमाम विकास कार्यों पर अलग अलग विभाग अध्यक्षों के साथ में 1-to-1 मंथन किया और बैठक से बाहर आकर मीडिया से रूबरू हुए। तो बता दें कि डी प्लान की राशि खर्च नहीं करने पर जवाब दिया। राव ने कहा कि अगले 5 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में तमाम विकास कार्य सिरे चढ़ाए जाएंगे। और बैठक के दौरान जो है बावल विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, डीसी अभिषेक मीणा और रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव सहित तमाम विधायक विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। देखो, दिशा की मीटिंग हमने लोकसभा चुनाव के बाद पहली करी है। इस 5 वर्षीय योजना के अंदर पहला दिशा की मीटिंग रेवाड़ी की हुई है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिशा की मीटिंग के अंदर जो केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं सभी के ऊपर चर्चा करी जाती है। उसके ऊपर कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, उसका कितना फायदा हो रहा है, उसके ऊपर हमने सब समीक्षा करी है, समीक्षा बैठक की है। कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा के साथ में विधायक विनोद भ्याड़ा भी मौजूद रहे। और आपको बता दें कि हांसी के सिपाही निशांत मलिक राजौरी पूंछ में उग्रवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी गई कि हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिक के आश्रित को सरकारी नौकरी दी। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है अभी जो है विनोद भ्याड़ा ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है इन्होंने यहाँ पर जानकारी साझा की है कि एक परिवार में से जो है उनको सरकारी नौकरी यहाँ दी गई है। आज हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि हरियाणा राज्य के हमारे हिसार जिले में हांसी हल्के से ही हमारे सिपाही निशांत जी थे जो 11/8/2022 को राजौरी पूंछ में उग्रवादियों से मुठभेड़ के अंदर उनका वो शहीद हो गए थे। और वो केवल 19 वर्ष की आयु में वो जो है 28/2/2020 को ही इन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन की थी। 2 वर्ष 5 महीने और 2 दिन की इनकी सर्विस हुई थी और वो अपने सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत मां की शहीद हुए। राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष एवं हरियाणा के प्रदेश प्रभारी बनाए गए डॉक्टर सतीश पुनिया पंचकुला के दौरे पर पहुंचे। और बता दें आपको कि वे हरियाणा के 1 दिवसीय प्रवास पर आए हैं और इस दौरान डॉक्टर सतीश पुनिया संगठनात्मक बैठकों में शिरकत करेंगे। उधर हरियाणा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। भले ही सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन विधायकों के बयान सामने आने लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष समेत हरियाणा के मुद्दों को लेकर बयानबाजियां तेज है। आपकी ऐसे आपकी भी सरकार बनती है और ना बने तो थोड़ी देर निराशा तो होती है, कोई बात नहीं। अब निराशा खत्म हो चुकी है, इनका हनीमून पीरियड भी खत्म हो चुका है। विधानसभा में आप उसके लिए मैं सर्टिफिकेट दूं क्या? सर्टिफिकेट दूं उसके लिए? हम लड़ेंगे। हाँ जी, हाँ, जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वही पूछो, जो जिसका कुछ सार निकले, कुछ कोई जवाब देने का मजा भी आए। राज्यपाल के भाषण में विजन हाँ जी, राज्यपाल का भाषण जो था वो एक दिशाहीन था। कोई भी इस भाषण के अंदर पहले तो 28 पेज का 31 पेज का था
राज्यपाल जी ने 18 पेज ही पढ़े, उसके बाद चलो कोई बात नहीं। बड़ी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। कुछ विधायक तो चाह रहे हैं कि हुड्डा साहब बन जाएं विधायक दल के नेता, लेकिन शायद हाई कमांड नहीं चाह रही है। तो यही झगड़ा चल रहा है। बार बार मीटिंगें हो रही हैं, बार बार कभी उनके प्रभारी करते हैं, कभी कोई और नेता करता है, लेकिन लगभग 5.5 महीने बीतने वाले हैं। अब अभी तक ये अपना नेता नहीं तय कर सके। देखिए, मुश्किल तो है। हम जैसे जितने भी नए विधायक हैं उनके लिए थोड़ा प्रोसेस करना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो हाईकमान है, हमारी पार्टी के जो लोग हैं, जो बड़े नेतागण हैं, वो सब इस पे फैसला करें जल्दी से। और हमें भी मेरे बारे में तो क्या कुछ नहीं बोला गया, क्या कुछ नहीं बोला गया। देखिए, मैं बोल रही हूँ कि हमारे तो हम एथलीट क्यों पता नहीं, मुझे पॉलिटिकल निशाने पे हैं। मैं बेशक किसी पार्टी में हूँ आज भी, लेकिन एक खिलाड़ी रहता है हमेशा। देखिए, आज गवर्नर साहब का एड्रेस था। निश्चित तौर पे सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए, लोग लुभावने और अपनी जो है किए हुए काम उसका बड़े जोरदार तरीके से व्याख्यान करने का काम किया, लेकिन तमाम चीजों को पढ़ने के बाद ये देखा कि सरकार धरातल से बहुत दूर चली गई, जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। आज प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत दयनीय है। जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, गैंगस्टर्स फिरौतियां मांग रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा आज तक का हरियाणा का रिकॉर्ड है। इतना भ्रष्टाचार जो इस सरकार में, इतना भ्रष्टाचार आज तक कभी नहीं हुआ। देखिए, दावे तो लगातार करती आती है सरकार, और आज का जो अभिभाषण था कोई पुराने अभिभाषणों से अलग नहीं था। महामहिम जी ने, राज्यपाल जी ने वही पढ़ा जो सरकार ने लिख के दिया, अपनी पीठ थपथपाई और अपने आप को शाबाशी देने का काम करा। ग्राउंड पर असल में क्या ये स्कीम्स पहुंचती है या नहीं पहुंचती, ये आने वाला समय बताएगा। जैसे कि मैंने कहा, सरकार की एक आदत होती है, सरकार हमेशा अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है, पर ग्राउंड पे वो चीजें देखने को नहीं मिलती। जहां बात करती है सरकार किसी भी स्कीम्स की, सबसे बड़ी चीज है आप लूप होल्स देखिए, ये उतनी ज्यादा कंडीशंस लगाने का काम करते हैं। उधर पंचकुला के पहाड़ी क्षेत्र मोरनी के बालदवाला गांव के नजदीक फाइटर जेट गिरा है। बता दें कि फाइटर जेट गिरने से गांव के आसपास डर का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार फाइटर जेट का पायलट पैराशूट के माध्यम से सुरक्षित नीचे उतर गया। घटना की सूचना मिलने के बाद में स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उधर मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत दुग्ध उत्पादक 2024 में 51 करोड़ की राशि का अतिरिक्त लाभ अर्जित किया। तो वहीं प्रदेश की सभी सहकारी चीनी मिलों में ऑनलाइन टोकन प्रणाली शुरू की गई। पशुपालकों के लिए 1,91,000 पशुधन क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए और वहीं 2757 करोड़ की राशि के ऋण दिए गए और प्रदेश की गौशालाओं को चारे के लिए 151 करोड़ रुपए की राशि दी गई। इसके साथ साथ इस वित्त वर्ष में 51 शेड बनाने की मंजूरी दी गई। सरकार रेणुका के शाऊ और लखवाड़ ब्यासी बांधों के निर्माण के लिए तत्पर है। इन बांधों को पूरा होने पर हरियाणा को कुल भंडारित पानी 47.81% मुहैया होगा। उधर अक्षय कुमार की मशहूर हिंदी फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर नकली भर्ती कर ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि ये ठग फर्जी वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भरवाकर पेपर इंटरव्यू लेकर जो फर्जी नियुक्ति पत्र भी देते थे और इसके बाद उनसे ठगी करवाते थे। नौकरी के नाम पर 2 से 4 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट की उगाही की जाती थी। ठग मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, लड़की सम्मान योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना के नाम पर नौकरी दिए गए लड़कों से ठगी करवाते थे। एप्लीकेशन इनके पास आई थी जिनमें 520 के करीब जो लोग थे उन्होंने एग्जाम दिया था
और एग्ज़ाम देने के बाद करीब 20 से 25 लोग इन्होंने सिलेक्ट किए थे। इन्होंने वही सभी लोग सिलेक्ट किए थे जो इनके दलालों के माध्यम से जो पैसे देकर इनके पास आए थे। उन 20-25 लोगों को इन्होंने फील्ड में भेजा और इन्होंने 2 ऑफिस भी सेटअप किए हैं, जो कि एक भिवानी में कदम हॉस्पिटल के पास और एक जींद जिला में इनका ऑफिस है। इनकी फर्म के नाम से रजिस्ट्रेशन किया गया। पता चला अब तक कितने लोगों से कितने रुपए के ठगी किए? अब तक ये लोग करीब 50 से 55 लोगों को इस तरह से नौकरी लगवा चुके हैं और उनसे पर पर्सन 2 से 3 लाख रुपए इन्होंने करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच की राशि इन्होंने ठगी कर ली। तो इन्होंने तो फर्जी तरीके से सिलेक्ट किए, उन लोगों से फिर कितने ये योजनाओं के नाम पर ठगी किए? तो जो इन्होंने फर्जी तरीके से बच्चों को भर्ती किया है, उन्होंने अलग अलग राज्यों में उधर पलवल से दहेज की मांग के चलते हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि आरोप लगाया जा रहा है कि 7 दिन पहले विवाहिता की शादी हुई थी और अब उसका शव जो है संदिग्ध हालत में पाया गया है। दुल्हन के परिजनों ने आरोप लगाया है कि दूल्हा और उसके परिवार वाले स्कॉर्पियो कार की मांग कर रहे थे। इतना ही नहीं, शादी से 3 दिन पहले ही 11 लाख रुपए की RTGS भी जो है लड़के वालों के खाते में करवाई गई। भांजी हमारी मंडपोला 1 तारीख को शादी 1 मार्च पे, और आज सुबह बताइए कि लड़की ने फांसी लगा ली कि लगाई, लड़की मारी है सुबह 5-6 बजे। हमारे पास कॉल नहीं आई है, पड़ोसी ने बताई है और हम सुबह से डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं, कभी किसी हॉस्पिटल में कभी किसी हॉस्पिटल में। लगभग 12 बजे डेड बॉडी पहुंचाई है सरकारी हॉस्पिटल में, वो भी एम्बुलेंस में। मैं छपेदा रहूँगी भांजी हमारी मंडपोला 1 तारीख को शादी 1 मार्च पे, और आज सुबह बताइए कि लड़की ने फांसी लगा ली कि लगाई है, लड़की मारी है सुबह 5-6 बजे। हमारे पास कॉल नहीं आई है, पड़ोसी ने बताई है और हम सुबह से डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं, कभी किसी हॉस्पिटल में कभी किसी हॉस्पिटल में। लगभग 12 बजे डेड बॉडी पहुंचाई है सरकारी हॉस्पिटल में, वो भी एम्बुलेंस में। इन्होंने ना पहले तो कैश की डिमांड की थी, जो कैश की डिमांड थी, कैश 11 लाख का कैश दे दिया उन्होंने, ट्रांजेक्शन करा दिया उनके खाते में। लेकिन इनकी और भी डिमांड थी और पैसे की भी, और गाड़ी के लिए भी कहा था, जैसे कि भाई गाड़ी चाहिए। 11 लाख जो आप बता रहे हैं ट्रांसफर हुआ है, कब की बात है ये? 1 तारीख को, जो 27 तारीख को हुआ है। 1 तारीख से पहले जो शादी थी उससे पहले ही उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, 3 दिन पहले कर दिया है। अब क्या गाड़ी की डिमांड किस तरीके से की गई थी, कौन सी गाड़ी? भाई यही की गई थी, भाई कैश कम है और पैसा चाहिए। शादी से पहले कोई गाड़ी की मांग करी है? गाड़ी कैश की मांग की थी उन्होंने, जो कैश वो जो बेटी का पापा है उन्होंने जितना उन्होंने बताया शायद उतना हो नहीं पाया, उन्होंने किया जितना उनसे हो सके। 1 तारीख को हमने अपनी बहन जी की शादी करी है और इन्होंने हमें पता चला है कि इन्होंने लास्ट टाइम पे डिमांड भी करी है दहेज की। हमने RTGS भी किया जिस दिन हम लगन लेकर गए हैं 27 तारीख को, और 1 तारीख को शादी हुई है और बाद में भी बोला गया है कि हमें कि भाई और भी अभी कुछ हमें देना पड़ेगा। उधर भवानी खेड़ा से खेड़ी सड़क मार्ग पर कार की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति ससुराल से घर वापस आ रहा था, तभी जो है व्यक्ति को स्वजन तलाशने निकले तो शव झाड़ियों में मिला। बता दें कि पुलिस ने परिजनों के बयान पर अज्ञात गाड़ी चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। थाना प्रभारी सतीश ने इसको लेकर बताया कि बुधवार को उन्हें सड़क हादसे की सूचना मिली, जिसमें कुंगड़ गांव निवासी सत्यवान रिश्तेदारी में भैंस देखने गया था, जिसकी गांव वापस आते समय अज्ञात गाड़ी से टक्कर होकर जो है सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आगामी कार्यवाही करते हुए पुलिस ने परिजन के बयान पर जो है शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर गाड़ी के और मोटरसाइकिल के कुछ हिस्से टूटे हुए मिले हैं, जिसकी भी जांच की जा रही है। अपनी रिश्तेदारी में वो सोमवार ने गया था और वहां से मंगलवार को शाम ने वापस चल पड़ा। शाम ने वापस चलने के बाद में उसका फिर वहां से फोन आया गांव में, अब भाई गांव में आ लिया कि तो गांव में नहीं पहुंचा।
हमने फिर तहकीकात करी, सारा पूछा तासी करी रहते ने, फिर और भी पूछा, गांव में कोई नहीं पूछा। उनके भी 2-3 फोन आए, फिर वो रिश्तेदार भी आएगी। उधर बल्लभगढ़ में नहर के साथ बने एक नाले में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बता दें कि घटना देर रात की है, जब बाइक पर सवार एक दंपत्ति अपने उनके 3 बच्चे गिर गए थे। और बता दें कि घटना के बाद एक 6 साल की बच्ची और एक 4 साल का लड़का नाले में डूब गया। पहले बच्ची ने अस्पताल जाते समय रास्ते में दम तोड़ा, जबकि 4 साल के लड़के का शव पुलिस ने नाले से निकाला है। आगरा कैनाल के साथ बनाए जा रहे नाले के ऊपर चल रहा निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद नहीं किया गया था, जिससे नाला खुला छोड़ दिया गया था। प्रशासन की लापरवाही के चलते परिवार को इस भयंकर हादसे का सामना करना पड़ा। सिंचाई के लिए जो एक नहर निकाली हुई है, वो उसका जो पुलिया पहले टूटी हुई थी, उसको नया बनाया जा रहा है। वहां पे रोड भी क्लोज किया हुआ है और पैदल आने जाने के लिए रास्ता है, मिट्टी डाल के और पाइप लगा के थोड़ा रास्ता बनाया हुआ है। उस पर से लोग आते जाते हैं। तो ये बाइक सवार दाताराम नाम का, ये राजीव कॉलोनी का रहने वाला है। उसके गांव में कहीं शादी में गया था ये, और वहां से अपने बीवी बच्चों के साथ वापिस आ रहा था। उधर कुरुक्षेत्र जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर गांव खेड़ी मारकंडा में एक पिता ने अपनी 7 साल की बेटी को नहर में फेंक दिया। कई दिन बाद नीलोखेड़ी के गांव सांभी में भाकड़ा नहर में शव मिला है। आपको बता दें कि पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भेज दिया है। सुबह मैं इधर घूमने के लिए आया तो कुत्ते सबको कर रहे थे जी। कुत्ते नोच रहे थे नहर में? हाँ, नोच रहे थे। पर मैंने कुत्ते को भगाया, फिर मैं घर चला गया जी। तो भाई आया एक डेरे से मिंदर, उसने 112 पर फोन करके उसको बुलाया जी जी। तो क्या है अंदर नहर में? अंदर कुत्ते थे जी, कुत्तों ने पकड़ रखा था, मुंह नोच रहे थे। शव किसका है? शव कुछ नहीं मालूम जी, अभी कुछ नहीं पता लग सकता जब तक। शव पड़ा बच्चे का? हाँ जी, शव पड़ा। वर्दी डाली हुई है? वर्दी स्कूल की है जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जोनी है जी। सूचना मिली कि एक बच्चे की डेड बॉडी सांभी नहर में मिली है। जो सूचना पर हम आए हैं, जो इस संबंध में हमने गोताखोर प्रकट से संपर्क किया, जिसने भी हमारे को बताया कि ऐसे एक बच्ची है जो कुरुक्षेत्र से गायब है। तो जो इस संबंध में हमने पुलिस अधिकारी कुरुक्षेत्र को भी सूचित कर दिया है, वो टीमें अभी आने लग रही है और एफएसएल टीम को भी मैंने सूचित कर दिया है, वो भी मौके पहुंच गई। पहचान होगी है? अभी देखो वो आएंगे और वो आके पहचान करेंगे। कहते हैं कि हौसले बुलंद हों तो कोई भी मुश्किल हालात पर जीत हासिल की जा सकती है। ऐसा ही साहस दिखाया है फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र की 8 साल की बच्ची कृतिका ने, जिसे अपनी सूझबूझ से हथियारबंद बदमाशों को भगाने में मजबूर कर दिया। और आपको बता दें कि दरअसल सोहना रोड स्थित रवि भाटी हार्डवेयर दुकान पर 8 साल की कृतिका काउंटर पर बैठकर स्कूल का काम कर रही थी और इसी दौरान 3 बदमाश आकर दुकान पर पहुंचे और बदमाशों में से एक ने पिस्टल जैसी दिखने वाली हथियार निकालकर बच्ची को धमकाया और काउंटर में रखे रुपए देने के लिए कहा। कृतिका ने हिम्मत नहीं हारी और बिना डरे अपनी कुर्सी से पास लगी घंटी बजा दी। जैसे ही ऊपर मौजूद परिजनों ने घंटी की आवाज सुनी, वे तुरंत दुकान पर पहुंचे और परिजनों को आता देखकर बदमाश तुरंत बाइक लेकर फरार हो गए। तो वहीं बच्ची के पिता रवि भाटी ने बताया कि उनकी दुकान के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें पूरी घटना कैद हो गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।